और सत्या। हाँ सत्या बोलिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ कि सर हमारी जो रिपीटेड एनसी आ रही है वो सप्लायर से रिलेटेड आ रही है, सप्लायर ऑडिट से रिलेटेड। सप्लायर की जो ऑडिट होती है उससे रिलेटेड कई बार एनसी आई है रिपीटेड, का हमने कापा भी दिया सर। इससे रिलेटेड जो सत्या डिस्कनेक्ट हो गई शायद। हेलो सत्या, आपने अपने आप को वो कर लिया, म्यूट कर लिया। हेलो। हाँ सत्या, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। सर मैं ये कह रही थी जो सप्लायर ऑडिट हुई है हमारी, तो उसकी रिपीटेड एनसी इसके लिए हमने कापा भी बना के दिया था कि ये क्यों मतलब रिपीट एनसी आ रही हैं, क्योंकि उसकी ऑडिट हो नहीं पा रही थी प्रॉपर। और सर इसका जो प्रोसीजर है वो भी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो कौन सा प्रोसीजर है? सर ये परचेज है प्रोसीजर सर, अच्छा, पी एक पी पी सबको पी इनका यू आर सवाल 02 करके। सबको इनका सवाल समझ में आ गया? ओम प्रकाश जी, आपको सवाल पसंद समझ में आया इनका? है ओम प्रकाश जी? अगर आया है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं आया है तो ना कर दीजिए, हाँ या ना। किसी को भी अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार बता दीजिए, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। और वैसे मैं बताऊं तो मैंने देखा है कि जो लोग थोड़ा सा इसमें घुसने की कोशिश करते हैं ना, उनको बहुत ये चीज अच्छे से जल्दी समझ में आती है, और उनके सवाल भी बड़े ठीक होते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है सत्या ने एक सवाल पूछा था फैक्ट्री के अंदर, एक समस्या आ रही थी इनको, और मुझे देख करके पता लगा कि हमारे सिस्टम में ही गलती थी, तो इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी ही थी काम करने में। तो सिस्टम ठीक किया जा सका उसके बाद। तो ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, मैं ये खोलता हूँ। PUR कौन सा है? 02 सर। 02, ठीक है। अब देखेंगे PUR 02 बदल चुका है, ठीक है। इसको मर्ज कर दिया गया PSTR 1 में। तो मैं PSTR 1 खोलता हूँ। ये 29 फरवरी को ये चेंज हुआ था, और इंटरनेट पे उसकी इंफॉर्मेशन भी थी। तो मैं PSTR 01 खोलता हूँ। ये बहुत ही काम का प्रोसीजर है, हर कोई व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, और हर एक के काम आने वाला ये प्रोसेस है। तो ये देखिए, ये स्टोर का प्रोसीजर है। जितना भी फैक्ट्री के अंदर माल आता है जाता है, किसी को मटेरियल लेना होता है, किसी को देना होता है, चाहे आप जो स्टोर से इशू कराते हैं मटेरियल, वो भी इसी प्रोसेस के दायरे में आता है। अब
एक पॉइंट मैं और यहाँ पे बताता हूँ कि आप देखेंगे लगभग जो प्रोसीजर हैं, पहले ये इंग्लिश में हुआ करते थे, प्योर इंग्लिश में। फिर समय के साथ हमने इसमें काफ़ी बदलाव करते-करते इसको काफ़ी हद तक सरल भाषा में बनाया है, जो कि सबको समझ में आए। फिर भी आज भी मुझे लगता है कि इसमें और कई चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को शायद नहीं समझ में आती हो। तो जो चीज़ ना समझ में आए वो भी हमें अगर आप बताओगे तो हम उसको ठीक कर पाएँगे और उसको और सरल भाषा में इसमें लिख कर के बता सकते हैं। तो मैं आपको अ, जल्दी से बताता हूँ कि इस प्रोसीजर में क्या है। जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल मतलब अ, माल कैसे हमें खरीदना है, लेना कैसे है। तो इसमें दूसरा एक है शॉर्ट क्लोजिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। ये वो चीज़ है कि जब हम किसी को परचेज ऑर्डर देते हैं, माल फॉर एग्जांपल 100 पीस हमने ऑर्डर किया, पर 90 पीस आए और बाद में हमें लगा कि भाई 90 में 10 पीस की ज़रूरत नहीं है, तो 10 पीस को कैंसल कर दो। तो वो जो बाकी 10 पीस है उसको कैसे कैंसल करते हैं, उसका ये तरीका दिया हुआ है। अगला है रिसिप्ट ऑफ मटेरियल कि मटेरियल को लेना कैसे है। बाहर से जो मटेरियल आता है वो कैसे हम लेंगे। इशू मटेरियल, मटेरियल को इशू कैसे करना है। अगर स्टोर से हम जैसे इशू करते हैं मटेरियल तो कैसे इशू करना है। उसके बाद रिटर्निंग इशूड मटेरियल, जो मटेरियल इशू किया हुआ है उसको वापस अगर स्टोर में लेना है तो कैसे लेना है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट इसमें लेता हूँ 4.4 इशू ऑफ मटेरियल। ये मैं इसलिए पहले ले रहा हूँ बिकॉज आप लोग इस चीज़ से बहुत ही वाकिफ हैं। आप लोगों ने सबने कभी ना कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टोर से कोई ना कोई मटेरियल इशू कराया है। तो इसके लिए मैं इस पार्ट को पहले ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ जल्दी समझ में आएगी। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें 4 भाग हैं। एक है स्टेप, एक-एक करके, और दूसरा है प्रोसेस, क्या करना है, व्हाट। फिर है टाइम लिमिट, कब तक ये काम करना है, कौन करेगा और ये काम कैसे होना है। तो लगभग हर प्रोसीजर में इसी तरीके से ये अलग-अलग बने हुए हैं स्टेप। क्या करना है, कब तक करना है, कौन करेगा और कैसे करना है। लगभग यही सवाल होते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो पहला स्टेप है मटेरियल के इशू के लिए मटेरियल की रिक्विजिशन प्राप्ति। तो आप देखेंगे जब भी कोई माल चाहिए होता है तो वो बोलते हैं कि रिक्विजिशन डालो। तो आप लोग कंप्यूटर से डालते हैं या पर्ची भर के देते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, मटेरियल के इशू के लिए मटेरियल की रिक्विजिशन की प्राप्ति। ये प्राप्त कौन करता है, ये स्टोर वाला प्राप्त करता है। और कैसे करता है, इस पर्ची के ऊपर करता है। इशू स्लिप FSTR 5। तो जो हमारा FSTR 5 नंबर की जो स्लिप है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा FSTR 5 स्टोर रिक्विजिशन या इशू स्लिप, आप देख रहे हैं ये 5 नंबर वाली वो है। तो ये ऐसी करके ही वो पर्ची होती है जो आप लोग भर के देते हो। और साथ में क्या लिखा हुआ है, या फिर ERP के द्वारा। तो ERP में इंडेंट रिक्विजिशन स्लिप नाम का होता है FSTR 12। तो इन तरीकों से आप मटेरियल इशू करा सकते हो। पहला स्टेप ये है। इसमें आप देखोगे कई बार कोई नया आइटम होता है या आप लोग कोई मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट मंगाना है, गेज मंगाना है, तो उसके लिए एक TDC के लिए भी मांगा जाता है कि भाई आप TDC भर के दो। तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए ऐसा आपसे मांगा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप पहला लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, अवेलेबिलिटी के लिए स्टॉक को चेक करें। तो चेक करना होता है कि स्टोर में माल है या नहीं। इफ नहीं है अवेलेबल
तो तीसरे स्टेप पे जाएं, और अगर मटेरियल है स्टोर में तो चौथे स्टेप पे जाएं। तो तीसरा स्टेप कौन सा हो गया, ये हो गया तीसरा स्टेप। इसमें लिखा है इफ नॉट अवेलेबल जनरेट रिक्विजिशन इन्फॉर्म परचेज एग्जीक्यूटिव एंड फॉलो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल क्लॉज 4.1 ऑफ दिस प्रोसीजर। तो अगर मटेरियल नहीं है तो परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और इस प्रोसीजर का 4.1 नंबर का जो है, जो सत्या बात भी कर रही थी प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, उस के आधार पे ये इंडेंट करके मटेरियल मंगाया जाए। अगर अवेलेबल है तो क्या करना है, तो इंश्योर लाइफ ऑफ शेल्फ लाइफ आइटम्स एंड फॉलो फीफो सिस्टम एंड इशू मटेरियल। तो फीफो सिस्टम, जो पुराना सबसे पहले माल आया वो पहले इशू करें, और शेल्फ लाइफ देखें, मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ तो नहीं है या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो खराब हो जाती है एक टाइम के बाद, तो वो सब को देखते हुए 3 मिनट के अंदर ये इशू हो जाना चाहिए। तो आप देखें यहाँ निर्धारित किया हुआ है कि स्टोर वाले को 3 मिनट के अंदर ये सामान देना है। नहीं दे पाता तो वहां पे चेक करने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं दे पा रहा, बल्कि 3 मिनट के अंदर वो सामान उसको देना चाहिए। तो कैसे देगा, मटेरियल इशू स्लिप। अगर कटिंग से दे रहा है, क्योंकि कटिंग भी एक काइंड ऑफ स्टोर है जो कि रॉ मटेरियल देता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं FSTR 13 और इशू स्लिप FSTR 5 जो हम बात कर रहे थे, तो जो कि ERP से भी किया जाता है। उसके बाद क्या करना है स्टोर वाले को, प्रिपेयर डेली स्टॉक स्टेटमेंट एंड रिव्यू विद PPC एंड परचेज एग्जीक्यूटिव। तो डेली का जो स्टॉक के जो पेपर हैं वो अपना बनाए और स्टोर अपना PPC डिपार्टमेंट से संपर्क करे कि भाई ये मटेरियल है, ये स्टेटस है, कम है, ज़्यादा है, और परचेज के साथ भी बात करें। तो यहाँ पे स्टोर एग्जीक्यूटिव कौन हो गया हमारे यहाँ, एक तो जैसे कटिंग है, तो कटिंग में जो है वो भी एक स्टोर है, तो रॉ मटेरियल स्टोर हो गया, और प्लस जो अंदर आप कंज्यूमेबल इशू कराते हैं स्टोर से वो भी एक स्टोर हो गया। उसके बाद है प्रिपेयर अ कंजम्पशन स्टेटमेंट एट द मंथ एंड ऑफ मंथ। तो महीने के एंड में कंजम्पशन की स्टेटमेंट तैयार करो और चेक करो कि पूरे महीने में कितना खर्चा हुआ, क्या क्या माल लगा, कहाँ लगा। फिर डिफाइन इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम ऑर्डर एंड मैक्सिमम, कि कम से कम कितना रखना है फैक्ट्री में ये सामान, ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखना है वो चेक करना है। और उसके बाद रेज परचेज इंडेंट इफ आइटम स्टॉक इज रीच्ड ऑन ऑर्डर लेवल। तो अगर जो इन्वेंट्री का लेवल है, मान लीजिए कि 10 पीस का डला हुआ है फैक्ट्री में, 20 पीस रहते हैं, 10 पीस पे ऑर्डर डालना है ऐसा उस में इंडिकेट करा जाता है, तो 10 पीस पे परचेज का रिक्विजिशन स्टोर को डालना है ताकि वह मटेरियल आ सके। उसके बाद क्या है, इवेलुएट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये एक स्टोर को करना होता है कि इन्वेंट्री कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वेंट्री के साथ पैसा जुड़ा हुआ है, हर सामान कॉस्ट का होता है, तो ज़्यादा भी ना हो उसके लिए। तो ये था हमारा इशू ऑफ मटेरियल। अब मैं आता हूँ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। जब आप लोग मटेरियल लेते हैं, स्टोर वाला मटेरियल बाहर से लेता है, वो कैसे लेगा वो मैं बताता हूँ। तो रिसीव मटेरियल एट गेट, 10 मिनट आने के अंदर अंदर गेट से वो मटेरियल का हैंडओवर वहाँ पे स्टोर को पहुँच जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आया हुआ है माल पड़ा हुआ है और कोई उसको संभाल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे टाइम लिमिट डाला हुआ है 10 मिनट। तो 10 मिनट में कम से कम वो जा करके उस चीज़ को देख ले कि हाँ ठीक है आया हुआ है, इसको ऐसा रखो, हम फिर देखते हैं इसको। उसके बाद है इनवर्ड ऑफ मटेरियल, मटेरियल अंदर लिया जाए, इसका भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर भरा जाता है, जो कि नॉर्मली गेट पे रहता है कि इतना इतना ये मटेरियल यहाँ से आया। उसके बाद क्वालिटी चेक एंड इंस्पेक्ट द मटेरियल, मटेरियल की चेकिंग हो कि सही है या नहीं है। वो कैसे होगा, तो मटेरियल को चेक करने का एक अलग तरीका दिया हुआ है प्रॉपर, वो किस में है, PQA01 में। तो जो भी मटेरियल आता है बाहर से उसको इस तरीके से इंस्पेक्शन होना है। तो
PQA01 में दिखाता हूँ, PQA01। तो अगर आप देखेंगे इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है कि कैसे हमें मटेरियल को चेक करना है। ये सभी प्रकार के मटेरियल पे लागू होता है, चाहे हमको जॉब वर्कर आ रहे हैं बाहर से, या कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, या कोई कंज्यूमेबल आइटम मंगा रहे हैं, ये सारा इसमें कवर होता है। तो ये दिया हुआ है, सैंपल लो, उसको इंस्पेक्शन करो एज पर स्टैंडर्ड, जो भी उस आइटम का कोई नाप होगा, क्यूएपी होगी, उसके आधार पे, और कुछ गड़बड़ है तो वेरीफाई करो, या आपके सप्लायर का जो टेस्ट रिपोर्ट भी आती है उसके साथ, और उसके बाद मार्किंग करके स्टोर को इन्फॉर्म करो। तो आप देख रहे हैं ये स्टोर के साथ जुड़ा हुआ था, पहले स्टोर से सैंपल लें और फिर स्टोर को वापस इन्फॉर्म कर दें। और यही हमारे उस प्रोसीजर के अंदर भी यही दिया हुआ है कि स्टोर माल ले रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, क्वालिटी इंस्पेक्टर अपना क्वालिटी चेक कर रहा है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ रिसीविंग कंडीशन, लाइफ ऑफ शेल्फ लाइफ आइटम्स, ये स्पेलिंग ठीक करना होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से सारे पेपर और चेक करके उसकी शेल्फ लाइफ, तो यहाँ तक कि समझ लीजिए अगर हम सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करें, तो अगर फैक्ट्री में कोई खाद्य पदार्थ भी आता ही है, अपने कैंटीन में यूज होता है, तो वो भी इसी प्रकार से गुजरना चाहिए, ताकि मान लीजिए कि कोई अचार का डब्बा आया और उसकी शेल्फ लाइफ है कि वो 1 साल 2 साल तक रहेगा, तो उसका इंस्पेक्ट हो करके वो उसका प्रॉपर ट्रैकिंग हो, ताकि वह कोई भी चीज़ खराब ना हो सकता है कोई ऑयल है जो खराब हो जाता हो, इस तरीके से ये सारा का सारा चेकिंग हो, कहीं पता लगे कि बाहर से सप्लायर से माल ही एक्सपायर्ड आया या खराब आया, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। उसके बाद मैं लास्ट पे आता हूँ, सत्य वाले पे, इम्पोर्टेंट पे, शॉर्ट में, कि ये प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। तो प्रिपेयर मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, क्या क्या मंगाना है स्टोर से, जो कि हमने नीचे बात की थी ज़रूरत के हिसाब से। फिर रिसीव रिक्विजिशन, तो ईआरपी में रिक्विजिशन रिसीव करता है परचेज वाला, स्टॉक स्टेटमेंट, कस्टमर के ऑर्डर, इन सब चीज़ों को देखते हुए। फिर रिक्वेस्ट एंड रिसीव कोटेशन, 3 सप्लायर से कोटेशन मंगानी होती है, और फिर पीओ बनाते हैं, उसका रिक्वेस्ट भेजते हैं अप्रूवल का, और जैसे अप्रूव पीओ यहाँ पे डाला हुआ मेरा, तो मेरे को अप्रूव करना होता है, और रिलीज पीओ स्टोर वाले रिसीव कर अप्रूव करके उसको आगे दे देते हैं, और फिर फॉलो अप फॉर ऑन टाइम डिस्पैच ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, तो फिर फॉलो अप करना होता है स्टोर को कि मटेरियल टाइम पे आ जाए। उसके बाद इनवर्ड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एज पर क्लॉज 4.3, तो इनवर्ड करना है मटेरियल, कैसे करना है, 4.3 के हिसाब से। 4.3 कौन सा है, जो भी हमने बात की थी, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। और उसके बाद मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ वेंडर्स एज पर प्रोसीजर फॉर वेंडर इवैल्यूएशन, और फिर वेंडरों की परफॉर्मेंस चेक की जाए कि कैसे करना है। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, PPUR03, प्रोसीजर फॉर वेंडर इवैल्यूएशन। तो जो सत्या बात कर रही थी, वो ये वाला पार्ट आता है कि वेंडर को की इवैल्यूएशन कैसे हो, वेंडर की चेकिंग कैसे हो कि वो वेंडर अच्छा है या नहीं है। सिर्फ वो मीठा बोल रहा है या गुस्सा करता है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा वेंडर सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या तरीका है, वो इसमें समझाया गया है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है क्या, कलेक्ट फॉलोइंग डेटा इन फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। तो मंथ के स्टार्टिंग में ये सारा डेटा रिसीव करो कि अ, कितना मटेरियल आया, कितना रिजेक्ट हुआ, ऑर्डर कितना किया था, कितना उसके अगेंस्ट रिसीव हुआ,
कहीं फ्रेट के हमें अर्जेंट में मंगाना तो नहीं पड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे करके, कस्टमर की उसके कारण कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, उसके कारण प्रोडक्शन प्लान में कोई फेलियर तो नहीं हुआ, क्वांटिटी ऑर्डर की, प्रीमियम फ्रेट, ये सारा डिटेल जो है इकट्ठा करना होता है। उसके बाद इवैल्यूएट वेंडर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ ऑल आउटसोर्सेज बेस्ड ऑन गिवन फार्मूला। तो इसकी एक शीट है, उसके फार्मूले के अनुसार वो निकालो। फिर कम्युनिकेट वेंडर टू इम्प्रूव द सिस्टम। अगर 50 से 80% है तो उसको वेंडर को बोलो कि भाई एक्शन प्लान दो कि कैसे आप सुधारोगे अपने आप को, और उसके बाद एक्शन लो। अगर 50% से कम रेटिंग आ रही है उसकी तो उस पर एक्शन लो कि डिस्कस करके कि क्या करना है आगे उस सप्लायर के साथ। फिर है रिसीव QMS सर्टिफिकेशन, सप्लायर से ये सर्टिफिकेट और मंगाओ कि उनके यहाँ ये सिस्टम फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर है प्रिपेयर एनुअल वेंडर QMS ऑडिट प्लान, तो साल में एक बार या मल्टीपल बार का ऑडिट प्लान करो कि सप्लायर के यहाँ जा करके ऑडिट की जा सके। उसमें ये दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल का सप्लायर है तो 2 साल में एक बार, बॉट आउट पार्ट्स है तो साल में एक बार, जॉब वर्क वाले हैं तो साल में एक बार। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है कि इतने टाइम पे उनकी यहाँ जा करके चेकिंग होनी चाहिए। कंडक्ट ऑडिट एज पर प्लान, तो वेंडर से ऑडिट का ऑडिट किया जाए। और फिर प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट एंड गेट एक्शन प्लान। और इफ ऑडिट रेटिंग इज लेस देन 60% तो फॉलो ऑडिट विद इन 3 मंथ्स। तो अगर जैसे साल भर का टाइम दिया हुआ है, अगर उसकी परफॉर्मेंस ऑडिट में कम आई है तो 3 महीने में फिर से ऑडिट करो कि भाई क्या इम्प्रूव किया नहीं किया। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। तो 2-3 मिनट डिस्कस करते हैं। समझ में आया कुछ? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुछ समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगा अच्छा ऐसा भी है, ऐसा होता है? क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है कि हम यही काम कर रहे होते हैं, परंतु इस टाइम पे जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमें पता होता है कि एग्जैक्ट एक एक स्टेप छूट ना जाए। तो सत्या, आपकी जो NCs आई है वो NC आने का मेन जो चक्कर है वो ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली शायद इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। बहुत सारे वेंडर्स है, उनका सबका डिटेल आप इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो मैंने प्राची से भी बात की थी, तो आप बात कर सकते हो। हम इस प्रोसेस को सिंपल बना सकते हैं क्योंकि सारा डेटा कंप्यूटर पे होता है, तो हम सभी उस डेटा को फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। और जो ऑडिट है, जरूरी नहीं है कि हम सप्लायरों के यहाँ ऑडिट करने जाएं, बट हम क्या कर सकते हैं, हम ऑनलाइन फोटोग्राफ्स मंगा सकते हैं, डेटा मंगा सकते हैं। उसका एक कई तरीके कर सकते हैं जो कि आप मेरे से अलग से भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। सर इसमें चेकशीट जो है ना ऑडिट की, उसके अकॉर्डिंग में मार्क्स 40-30 तरह के आते हैं, जिससे कि और वो ना कापा दे। तो आप जो ये कह रहे हो उसके हिसाब से तो ये हुआ कि स्टूडेंट पास ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार देखना पड़ेगा प्रोसेस में। आप प्रोसेस मेरे से अलग से इसको डिस्कस कर लीजिएगा। आप कभी भी आप फ्री हो, आज कल में आप मेरे को फोन कर लीजिएगा और उसको मैं उस पार्ट को चेक कर लूंगा। ठीक है, हम इस प्रोसेस को चेंज करके इसको थोड़ा सिंपल बनाएंगे ताकि आपका काम आसान हो सके। हाँ सुमित, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप म्यूट हो। हाँ जी सर, 2 क्वेश्चन है। एक तो स्टोर से रिलेटेड है
जैसे कि हमने कोई इंडेंट किया, वो कोई सामान मंगाना है सपोज, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, कभी कभी मना कर देते हैं कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट वो कहते हैं हम इंडेंट करा देंगे इसको, तो वो जिम्मेदारी होती है स्टोर की। बट इंडेंट होने के बाद, सामान आने के बाद, वो हमें नहीं पता रहता कि वो सामान कब आया है, कब रिसीव हुआ है और कब हमें मिलेगा, उसका हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। क्या उसके लिए कुछ ऐसा है प्रोसीजर में कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये सामान आ चुका है और हम जाकर फिर दोबारा से रिक्वेजिशन डाल सकते हैं? ऐसा कुछ है सर इसका? क्योंकि काफी बार मैंने भी फेस किया है, जैसे कि हम सिंपली आपका सवाल समझ गया मैं, वैलिड है। और जहाँ तक मेरे को इस सिस्टम की पूरी नॉलेज है जितना, उस हिसाब से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अभी तक। तो ये एक अच्छा सजेशन है, आप इसको लिख करके एक बार रख लीजिए और आप मेरे को इसको भेज दीजिएगा। मेरे पास इसके बारे में एक आइडिया है और मैं यहाँ पे सबके एक बार ये चीज बताता हूँ कि ये होता कैसे है। तो आप देखिए, जो इन्होंने बोला रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, कि माल आए तो हमें पता लग जाए कि हमने मंगाया और वो मटेरियल आ गया, ठीक है। तो ये कब होना चाहिए? जब मटेरियल आया। तो उसका मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। हमारे को कहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा? ये जो हमारा प्रोसेस है, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, रिसीव मटेरियल एट गेट, इनवर्ड ऑफ मटेरियल, क्वालिटी चेक एंड इंस्पेक्ट, यहाँ जो स्टेप है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने इस चीज को मंगाया है उस पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया जाए। सर यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, ये क्या है, जैसे कोई नया मटेरियल मंगाते हैं उस चीज के लिए तो हम लोगों को इन्फॉर्म हो जाता है। सपोज मैं वीएमसी के अगर कटर मंगाता हूँ, टूल्स मंगाता हूँ, तो वो लोग आके साइन करा के ले जाते हैं कि हाँ हमने ये चीज मंगाई है, आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसमें हम लोगों को भी आइडिया हो जाता है। बट कभी क्या होता है, जैसे कि मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम लोग लीफ कवर्स यूज करते हैं प्लास्टिक के, वो क्या होता है कभी खत्म हो जाते हैं, तो काफी दिन तक हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो आए हैं या नहीं आए हैं। तो इसका कोई प्रोविजन है इस तरह का कि हाँ जिसमें कि हमें क्वालिटी चेक ना करना पड़े, वो ऑलरेडी उस टाइप का वो क्वालिटी का मटेरियल आ रही है बट पता नहीं होता कि स्टोर में कब आया हो? उसके लिए कुछ है क्या जो ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है जिसकी क्वालिटी? ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जिसने सामान का रिक्विजिशन दिया उसको इन्फॉर्म करें। ठीक है, मैंने एक बार रफ में लिखा है समझाने के लिए कि जब आप लोगों को किसी को भी कोई चीज की समस्या आती है कि भाई ये चीज है, तो इस तरीके से प्रोसेस में बदलाव किया जाता है। तो इनवर्ड ऑफ मटेरियल, जैसे वो इनवर्ड आएगा तो स्टोर की जिम्मेदारी में अब ये डल गया कि उसने, जिसने सामान मंगाया है उसको इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम में छोटे छोटे चेंजेस करके बदलाव किए जा सकते हैं। तो हमारी ये मीटिंग का वैसे टाइम हो गया, मैं इसको आगे लंबा नहीं खींचूंगा, बट आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। और इस तरीके से सिस्टम में बदलाव भी किए जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। तो सुमित जी की जो आज प्रॉब्लम थी वो मैं मानता हूँ कि इस तरीके से सॉल्व हो सकेगी। ठीक है, और इसको मैंने एक उदाहरण दिया है, इसको और भी डिस्कस करके हम ठीक कर सकते हैं। और सत्या भी जो आपका प्रोसेस में चैलेंजेस हैं वो आप डिस्कस करके उसको और हम बेटर कर लेंगे। ठीक है।
तो डिस्कनेक्ट करें? जी सर। ओके, टेक केयर, सब ध्यान रखिए। ओम प्रकाश जी, आपको समझ में आया? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा आया समझ में?